रुक्मी अंदर क्या चल रहा है साफ साफ बता। मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। कुंवर साहब, कोई नहीं है अंदर। रुक्मी हट जाओ मेरे सामने से, मैं कहता हूँ हटो। कुंवर साहब, मैं कहता हूँ हटो। मोमल, तू यहाँ क्या कर रही है? इसी से पूछ लो। मेरी सोने की बाली जो मैंने सुबह को ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, पता नहीं कहां चली गई। मेरे अलावा तो यही आई थी मेरे कमरे में साफ सफाई करने। मुझे पूरा शक है कि इसी ने मेरी सोने की बालियां चुराई हैं, इसलिए मैं यहां ढूंढने चली आई। सुबह दीप भाई साहब का बटवा चुराते हुए पकड़ा था मैंने इसे। तब इसने दीप भाई साहब को ही झूठा ठहरा दिया और इसकी बहन रसाल वो इसकी वकालत कर रही थी। क्या? इसने दीप भाई साहब का बटवा चुराया? और नहीं तो क्या। अरे अब क्या कह रहे हैं तुम्हें? जी, ये मोमल भी झूठ बोल रही है। हाँ, अरे अब जवाब क्यों नहीं देती हो? जबान कट गई है क्या? किस बात का जवाब? देखा भाई साहब, अब कितनी भोली बन रही है। अरे कहेगी क्या भी, और जो भी बोलेगी झूठ ही बोलेगी। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। आज के बाद अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई ना, तो ना मैं ताया साकी सुनूंगा और ना दादी साकी। सीधा धक्का मार के हवेली के बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? और एक बात, मैं तुम्हारी वजह से अपने और अपनी बींदनी के बीच में झगड़ा नहीं चाहता हूं। एक बात ध्यान रखो कि रसाल से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसका सहारा लेना, उससे वकालत करवाना बंद करो तुम। चलो मोमल। बाहर आ जाइए। रुक्मी, आज रणवीर के साथ कोई तकरार हो गई है क्या? मैंने ना बताना चाहूं तो कोई बात नहीं। वैसे भी बींद और बिंदड़ी के बीच की नोकझोंक कमरे की चार दीवारी के बाहर ना जाए, वही अच्छा हुए। कालजा छुटा ना कर, एक बच्चा हो जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बता मने मारे पर पोते का मुंह कब दिखावेगी? लो, सही समय पर रणवीर भी आ गए हो। थोक दियो दादी से। दूधो नहाओ पूतो फलो। रणवीर बेटा, अब तू ही मने बता, तुम दोनों मने मारे परपोते का मुंह कब दिखा रहे हो? अरे तू भी थारी बिंदनी की तरह शर्मा रहा है के? मासा, ये सब बातें तो बाद में भी हो सके हैं। अभी तुझे आपका आशीर्वाद लेने आए हो है। आज इसके ऑफिस में इसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। बेटा रणबीर, दादी सा से आशीर्वाद ले लियो ना। अब तो जा, थारे को ऑफिस में देर हो रही होगी ना। रुक्मी, तू भी जा। रणवीर, अब रुक्मी से झगड़ना बंद कर दे, समझा इसे? अरे उसका मन बड़ा कोमल है, और तू भी। मासा, आप भी नाश्ता ले लो। आपके लिए मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। रणबीर, जा। जी। कमल, मैं इस कमरे में बंद हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जबान पे भी ताले लगा दिए जाए। आगे से ख्याल रहे, जब मैं बात कर रही हूं बीच में कभी बोलना मत। जी मासा।
हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। रात भर मैं सो भी नहीं पाई, इसी टेंशन में कि न जाने आगे क्या होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैंने प्लान कर लिया है। और हाँ, बाय द वे, उस रुक्मी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। कल रात टेंशन में कह नहीं पाया। और हाँ, ये भी कहना कि कल रात को मेरी वजह से जो सुनना पड़ा उसके लिए आई एम सॉरी। आर यू मैड? तुम जानते हो ना, रुक्मी हमारे घर की नौकरानी है और तुम एक नौकरानी से सॉरी कहना चाहते हो? कोई और होता तो मैं मान भी लेती, पर रुक्मी? मोहित, तुम जानते नहीं हो रुक्मी कितनी बड़ी धोखेबाज है। मुझे तो नहीं लगता। कल रात जिस तरह तुम और तुम्हारे भाई उससे बातें कर रहे थे, तो उसने तुम्हारी किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। रुक्मी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। पर तुम रुक्मी की तरफ इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? तुम जानते हो ना मैंने कितनी मुश्किल से फोन किया है। ओके ओके, आई एम सॉरी। बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बताओ कब और कहाँ मिलना है? घर से बाहर निकलने का बहाना सोचते ही मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके, बाय। दोबारा कभी मारी जीजी को धोखेबाज ना कहना, क्योंकि तुम जो अपने घर वालों के साथ कर रही हो उससे भी लोग धोखा ही कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आवाज नीचे रखो। जे ना भूलो कि मैं थारी भाभी हूं, थारे बड़े भाई सा की बिंदनी और इस हवेली की ठाकुराइन। मैं जानू कि कल रात कुंवर सा के सामने तूने भी मारी जीजी पर अपनी सोने की बालियां चुराने का झूठा इल्जाम लगाया, पर अभी मैं थारे से कुछ ना कहूंगी। जिस दिन मारी जीजी के खिलाफ थारी आवाज उठी, उस दिन थारी ये प्रेम कहानी थारी इज्जतदार खानदान के सामने लाने में हमारे को जरा भी हिचकिचाहट ना होगी। क्या कर रही है? सोने दे। कल रात आपने भी तो मन्ने को सोने नहीं दिया, तो इसलिए बदला ले रही है? छोड़ो। काम है मन्ने। ठाकुराइन घर के काम करेगी? ना, एक बींदड़ी जो अपने बींद और परिवार को खुश रखने के लिए कुछ भी करेगी। थारे को पता है ना थारे बीन को क्या चाहिए? जल्दी उठकर नीचे आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। छोड़ो। वापस मैं परोसूं। ये ठंडी हो गई है, मैं आपके वास्ते गर्म करके लाती हूँ। ठीक है बिंदनी। भाई बात है जीजो सा, हैरानी हो रही है कि आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे उग गया है? कहा था ना मैंने, दीप अब बहुत जिम्मेदार हो गए। अब तो ऑफिस भी जाने लगा है और घर पर रहकर पद्मा का ख्याल भी रखने लगा है।
रोक दूं ताया साहब? जी तो रे बेटा। मैं चलता हूँ ताया साहब। आज जिंदल एसोसिएट्स के साथ 11 बजे मेरी मीटिंग है। बेटा तने नाश्ता कियो? नहीं, थारे से किसी ने पूछा? अपनी औकात में रह, नाश्ता रख और जा। बेटा सुबह सुबह खाली पेट नहीं निकलते, नाश्ता कर ले। हाँ रणवीर, आओ यहाँ बैठो। जी। मूमल नाश्ता करने के लिए नहीं आई? रसाल को भेजा है बुलाने, आती होगी। लो आ गई। भाई साहब, मूमल के लिए ठाकुर बलदेव सिंह के बेटे का रिश्ता आया है। अरे रिश्ते तो आएंगे ही मेघ, हमारी मूमल है ही ऐसी। कमल के मायके की तरफ से रिश्ता आया है, उन्होंने कुंडली भी देख ली है, कहते हैं कि अच्छा मेल है। बस मासा भी अपने पंडित जी को कुंडली दिखा दे और अगर शिव जी की कृपा रही तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। मूमल कठे जा रही है? अरे नाश्ता तो करके जा। मूमल, अपने ब्याह की बात सुनकर शर्मा गई होगी छोरी। भाई यही लक्षण हुए ठाकुरों की छोरी के। मासा, ज्यादा तीखो तो ना है? आज रणवीर और रुक्मी को देखकर ये ना लगा कि उन दोनों में ठीक से बोलचाल भी ना हो रही हो? हाँ मासा, मन ने तो ऐसा ना लगा। नहीं, हमारी आंखें धोखा ना खावे हैं। देखा, बच्चे की बात सुनते ही दोनों कैसे चुप हो गए। और कमल बीच में ही मेरी बात काट रही थी। मैं अभी जाके मेघ से बात करती हूँ, वो मुझे सब सच बता देगा। मासा, नाश्ता ऐसे छोड़कर न जाओ। ये बात तो आप भाई साहब से बाद में भी कर सको। गायत्री, ये ना समझना कि थारा इशारा मने समझ में ना आवे है। नाश्ते का बहाना करके एक बार फिर तू मने बाहर जाने से रोक रही है। मैं थारी एक ना सुनूंगी। आज मैं जान कर रहूंगी माजरा के है। मासा आपका दूर। मासा कटे जा रहे हो? मासा कटे जा रहे? तो अब तू आई है मारे पर पैरा देने। चौकीदार लगा रखे हैं चारों तरफ ताकि मैं इन 4 दीवारों के बाहर ना जा सकूं। पर आज मैं जाके रहूंगी। तुम परोसो। नौकरानियों के हाथ से खाने की मुझे आदत नहीं है। रसल तू ही परोस। नौकरानियों के हाथ का खाने की आदत ना है मने। क्या मतलब है इसका? रुक्मी, तू बता मने, क्या चल रहा है ये सब? क्या सच है और क्या झूठ?
अगर आपको किसी के मुंह से सच सुनना है, तुम्हारे मुंह से सुनिए। ये लोग सब हमारे ही कहने पर आज तक आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया है। रुक्मणी की छोटी बहन रसाल से। अब रसाल इस हवेली की नई बींदनी है और रुक्मणी इस हवेली की नौकरानी। मतिया मारी गई है तुम सबकी। घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर और उसी की छोटी बहन को उसके सौतन बनाकर उसके मत्थे मर दिया कि इसीलिए 24 घंटे मारे पर पहरा लगा दिया गया था कि मारे को तुम सबका ये कांड पता ना चले। माफ कर दो मासा, पर हमारा विश्वास करो, जे अपनी तबीयत की चिंता और लोक लाज की मजबूरी ना होती तो मैं ये फैसला कभी नहीं लेता। और ये ब्याह मदन सिंह की रजामंदी से ही हुआ है। और रणवीर कि वो भी इस ब्याह के लिए राजी हो गया कि मारे तबीयत की दुहाई देकर तुम सबने ये पाप इसके गले बांध दियो। चल अपना सामान बांध और निकल अट्ठे से। रुक्मी के अलावा इस हेली की और कोई बिंदनी हो ही ना सके है। रणवीर ने अग्नि को साक्षी मानकर रुक्मी के साथ फेरे लिए हैं। रुक्मी ही रणवीर की बिंदनी है। चल चल अट्ठे से। ठहरिए दादी साहब। मेरा रुक्मी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आखिर आप चाहती क्या है? अपना सारा जीवन एक धोखेबाज के साथ बिताऊं? और रही बात 7 फेरे की, तो 7 फेरे मैंने रसाल के साथ भी लिए हैं दादी साहब। और अब यही मेरी पत्नी है। रसाल ये हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जब थारा और रुक्मी का ब्याह टूट गया तो मैंने अपने भगवान जी से शिकायत की। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, हे भगवान, मारे रणवीर का क्या दोष जो आपने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। पर आज हमारी समझ में आ गया है कि इंसान के कर्म ही उसका भाग लिखे हैं। आज मैं खुद कहूं रणवीर, थारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तू उसी के लायक है। रुक्मी ने थारे साथ कोई धोखा ना किया है रणवीर। धोखा तो तूने अपने साथ किया है। अरे थारे को अपने प्रेम पे विश्वास ही ना था। थारा प्रेम अपाहिज था जो सिर्फ और सिर्फ रुक्मी की सुंदरता की बैसाखियां लेकर चलना चाहता था। और इस अपाहिज प्रेम ने थारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी है कि थारे को रुक्मी का गुण, उसकी असली सुंदरता तो दिखाई ही ना दी। अपने स्वाद की खातिर रुक्मी को बीच भावर में छोड़कर उसकी ही छोटी बहन का हाथ थाम लिया। अरे ये भी ना सोचा कि हर दिन हर पल रुक्मी अपने बीन को अपनी छोटी बहन के साथ देखकर कितनी मौतें मरेगी। या फिर न्याय के नाम पर ये शर्मनाक हरकत तूने रणवीर से करवाई और उसे समय की मांग का नाम दे दिया। तो फिर आप ही बताइए मासा, मैं और क्या करता? तिल तिल अपने रणवीर को मरते हुए देखता। मदन सिंह और उसकी छोरी ने जो हमें धोखा दिया है, हाँ, उससे तारी राजपूती शान को ठेस पहुंच गई और बदले की भावना ने थारे को इतना बावला बना दिया कि तूने मदन सिंह के एक के बजाय दोनों हाथ काट दिए। हमेशा के लिए उसका सर अपने सामने झुका दिया। और मेघ, तूने भी हमेशा की तरह आंखें मूंदे अपने भाई का साथ दिया। काहे?
क्योंकि थारा अपना स्वार्थ था, थारे बेटी की खुशियां दांव पे लगी थी। पर मासा, आप भी तो यही चाहती थी ना कि रणबीर हमेशा खुश रहे। पर किसी और की बेटी की खुशी की बलि चढ़ाकर नहीं। भगवान न करे कल को थारी बेटी के साथ किसी ने इसी तरह अन्याय किया तो भी क्या तेरी सोच यही रहेगी? मासा, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, आप अपने आप को परेशान ना करो। बस कर गायत्री, अब तो अपना नाटक बंद कर। मैंने भंवर से भी ज्यादा थारे पे विश्वास किया। जब तूने खुद जीवन भर अपने अधिकार छोड़कर इस हेली की बड़ी बिंदड़ी होने के सम्मान त्याग कर आंसू पिए हैं, तो फिर रुक्मी के साथ वही अन्याय काहे होने दिया? अब मैं थारे ऊपर कभी भी विश्वास ना कर सकूं गायत्री, और ना ही तुम सब पर। अरे क्या हक है तुम सबको मदन सिंह को धोखेबाज कहने का? उसने तो अपनी बेटी की खुशियों के वास्ते मजबूर होकर धोखा दिया होगा, पर तुमने अपनी जन्म देने वाली मां को धोखा दिया, और वो भी जानबूझ के। तुम चाहते थे ना मैं अपने कमरे में कैद रहूं? आज से मैं अपने आप को कमरे में कैद कर रही हूं, और तुम सबसे अपना रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं, रिश्ता भी तोड़ रही हूं। हमारी आपसे विनती है दादी साहब, बस एक बार हमारी बात सुन लो। अब के सुनना बाकी रह गई, और तूने भी तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। ये करते हुए दिन रात अपने आप को कोसा है दादी साहब। जे आपकी नजर में घर के बाकी लोग दोषी हैं, तुम्हारा भी उतना ही दोष है दादी साहब, क्योंकि इस नाटक में मैंने भी उनका साथ दिया है। जरा सोचिए दादी साहब, जे बड़े ठाकुर साहब चाहते तो तुम्हारे को हमारे बापू के घर छोड़कर सिर्फ रसाल को ब्याह लाते, पर नौकरानी बनाकर ही सही उन्होंने हमारे को इस हवेली में वापस आने की इजाजत दे दी, और अपनी मान मर्यादा के साथ साथ उन्होंने बापू की भी लाज रख ली। उन्होंने तो वही किया जो एक खानदान का मुखिया करे है, और घर के सारे लोगों ने उनके इस फैसले का मान रख लिया। सब लोग ये जानते थे कि जब आपको सच का पता चलेगा तो आप वो सह नहीं पाओगी। तो के दादी साहब, अपनी जान बचाने में और सबका कोई दोष होवे? बलिदान सिर्फ मैंने ही ना दिया दादी साहब, बलिदान कुंवर साहब भी दे रहे हैं। ना चाहते हुए भी रसाल से ब्याह करके, और रसाल उस बेचारी के भाग में तो भारी वजह से ये सब लिखा गया है। वो तो किसी और से ब्याह रचाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने के सपने बुन रही थी, पर बापू की पगड़ी की लाज रखने वास्ते
अपनी बहन को उसका अधिकार दिलाने वास्ते मारी रसाल ने बिना कोई शिकायत किए अपने प्रेम को भुला दिया दादी साहब, और मारे को इस हवेली में ले आई। मैंने आज तक आपसे कुछ ना मांगा है दादी साहब, हमारी झोली में एक खुशी डाल दो दादी साहब, सबको माफ कर दो। क्या करने गई थी तुम आशा के कमरे में? क्या कान भर रही थी उनके? बोल। जी, मैं दादी सा से कहने गई थी कि जो भी कुछ हुआ है उसमें आप सबकी कोई गलती ना है और हम सबको माफ कर दें। क्या हुआ? मासा ने बात मान ली? जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें सोचने वास्ते थोड़ा समय चाहिए। सही मौका तड़ा है इसने मासा के कान भरने का। वैसे भी मासा हम लोगों का मुंह ना देखना चाहे, और इसकी बात सुनने के बाद तो शायद मासा जिंदगी भर हम लोगों से बात ना करे। पता नहीं कितना नीचे गिराया होगा इसने मासा की नजरों में हम लोगों को। देख लेना, ताकि खुद उनकी नजरों में देवी बनी रह सके। मासा हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जावे, लेकिन वो किसी बाहर वाले को अपने बच्चों को बेइज्जत करने का हक कभी ना देवेगी। इतना भरोसा है मन ने मासा पर इस छोरी पे तो ना है। ना ये छोरी इस घर में आई होती, ना इस घर में इतना बखेड़ा होता। किसी को दोष देने का क्या फायदा? जिन पर भरोसा किया वो भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर गए। मासा के कमरे में जाने की कोई जरूरत ना है। मैंने मासा से माफी मांगनी है। पहले गलती करना, फिर माफी मांगना, इतना आसान है सब कुछ? मुंह दिखाई के दिन जब मासा अचानक अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने नजरअंदाज कर दिया, पर आज भी वही हुआ। इसका अंदाजा है थारे को? मासा का इस तरह बाहर आ जाना उनके जान के लिए और अपने परिवार के लिए कितना खतरनाक हो सके। चुप क्यों हो गई गायत्री? बोलो। हमारे से गलती हो गई, मैंने माफ कर दो ठाकुर साहब। कितना अच्छा होता ना जीजी, बस आंखें मूंद ली और सारी परेशानियां मिट गई। परेशान नहीं हो रही, बस थोड़ा थक गई हूँ। जीजी, कब तक देवी बनी रहोगी? जे इस तरह सब कुछ चुपचाप सहती रही ना तो एक दिन खुद पत्थर बढ़ जाओगी। सब कुछ चुपचाप ना सहूंगी तो जे इतना बड़ा लांछन हमारे पर लगा है उसे कैसे मिटाऊंगी? जी, माँ ने चिट्ठी ना बदली होती तो पर ये लांछन कभी ना लगता। जी, इस वास्ते ही महाराज जी कचूटे हैं कि आपका कोई दोष ना है, और फिर भी हर कोई आप ही को दोषी की नजर से देखे। और आप है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के बजाय दूसरों का दोष भी अपने से ले रही हो। जब दादी साहब खुद मारे को इस हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी दादी साहब खुद तने हवेली से बाहर निकाल रही थी, फिर भी कुंवर सा ने
दादी सा और सबके सामने थारा हाथ पकड़कर थारे को बींधनी स्वीकार किया। इसका मतलब जाने है तू? बावरी, कुंवर के मन में थारे लिए जगह बन रही है और मन में पूरा भरोसा है कि एक दिन कुंवर तन्ने प्रेम करने लगेंगे। उसी दिन की आस में मैं दादी सा से बात करने गई थी। थारे को अपने बलिदान की कदर हो या ना हो, पर मरने है। इसलिए जब तक मैं थारे को खुश ना देखूं ना, उन्हें चैन ना आवेगा। जिस सच को तो आप मने भारी खुशी से चिढ़ होने लगी, क्योंकि आपको तो भारी खुशी के आगे ना कुछ सूझ रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है। जी कुंवर साहब मारे से प्यार करने लगेंगे तो आपका क्यों होगा? कभी सोचा है आपने? अरे बाबरी, जब तू खुश होवेगी तभी तो मैं खुश हो पाऊंगी। और ये ना समझ कि दादी सा से बात करने में हमारा कोई स्वार्थ ना था। हर रोज दादी सा के सामने इस हवेली की बींदड़ी बनकर जाते हुए हजारों मौतें मरती थी। अब कम से कम वो बोझ तो ना रहेगा। हमारा मन तो मन में ना कोसेगा कि मैं दादी सा जैसी देवी से झूठ बोल रही हूं। मैं अपने आप से नजर मिला पाऊंगी रसा। बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी, मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। हाँ, परचेस ऑर्डर देखकर आपसे बात करता हूं। जी। पानी नहीं जी। खाना लगवा दो। दादी सा ने खाया? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कम से कम ये तो पता होगा कि दादी सा कमरे से बाहर निकली या नहीं। आई तो ना है, पर आ जाएगी। जीजी ने उनसे बात कर ली है ना? कौन है तुम्हारी जीजी? हाँ, देवी है या कोई वकील है जिनकी बात मानकर दादी सा हम सबको माफ कर देंगी? और क्या जरूरत थी इस तरह रुक्मी को अकेले में दादी सा से बात करने की? साबित क्या करना चाहती हो कि ताया सा, पापा सा, हम सब झूठे हैं, दादी सा की बीमारी का फायदा उठा रहे हैं और एक बस वही है जो सही है, सच्ची है और बड़ा बड़ा अन्याय हो रहा है उसके साथ? तो ना हो रहा है क्या? आप चाहे हमारी जीजी को कितना भी धोखेबाज कह दो, उन्होंने कोई धोखा ना किया है, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। जो उन्हें आपको धोखा देना ही होता ना, तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते तुरंत राजी हो जाती। आपको उनके इर्द गिर्द इतने चक्कर ना काटने पड़ते। जब जीजी का ब्याह आपसे हुआ तब भी वो यही समझ रही थी कि आप उनके जड़े हुए चेहरे के बारे में सब कुछ जानते हो। कुंवर साहब जी, उन्हें जरा सा भी संदेह होता ना तो वो आपसे ब्याह करने वास्ते कभी राजी ना होती। पर आपने कभी सच को समझने की कोशिश ही ना की। जिस तरह आज आप हमारी बात सुन रहे हैं, जी उस दिन आपने जीजी की बात सुनी होती तो शायद आज आपको आपका सच्चा प्यार मिल गया होता। और हमारे को
चाहिए था आपको। की बात है कुंवर साहब, आपका इस तरह आठे आना कोई देख लेगा तो रसाल की सोचेगी। इसीलिए तो दिन रात रसाल के कान भरती रहती हो, तो है ना? अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कुंवर साहब? मैंने रसाल से अपने लिए कभी कुछ न मांगा। बस यही तो खासियत है तुम्हारी, खुद अपनी जबान से कभी कुछ नहीं मांगती है, लेकिन ऐसा कर देती हो कि सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। रसाल के सामने रो रो के तुमने उसके दिल में इतनी जगह बना ली है कि अब तुम्हारे बिना कहे वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाती है और तुम्हारा काम आसानी से हो जाता है ना? उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं लगता कि तुम उसके साथ क्या खेल खेल रहे हो, क्योंकि उसके सर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, उसे किसी भी तरह अपनी इस भोली भाली जीजी को न्याय दिलवाना है। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, तो रसाल से दूर रहना, समझी? मासा ने नाश्ता किया? मैंने भिजवाया था पर उन्होंने लौटा दिया। रहने दो, मन में भूख ना है। पापा साहब, जे आप न खाएंगे तो घर के दूसरे भी शांति से न खाएंगे। थोड़ा सा खा लीजिए। रसाल, रुक्मी कटे है? बड़े ठाकुर साहब, ठोक दो मासा। रुक्मणी, ये एक एहसान रहेगा थारा हमारे ऊपर। हाँ भवन, ये रुक्मी का एहसान ही रहेगा तुम सब पर। मैंने तो फैसला ले लिया था कि अब हमारे कमरे से हमारी अर्थी ही बाहर जाएगी, पर रुक्मी ने हमारा मन बदल दियो। जैसे इसने इतने अन्याय के बावजूद तुम सबको माफ कर दियो, आज मैं भी सिर्फ इसके खातिर तुम सबको माफ कर रही हूं। पर ये कतई मत समझना कि माफ कर रही हूं इसका मतलब तुम सबके किए हुए पाप भी मैं ढूंढूंगी। तुम लोगों ने तो इस घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर रखा है और ये मारे को मंजूर ना है। जो हुआ है वो तो मैं बदल ना सकूं, क्योंकि एक बहन को न्याय दिलाने में दूसरी बहन पर अन्याय हो जाएगा। पण भंवर जी मासा, ये मैं जरूर चाहूंगी कि आज के बाद रुक्मी को इस हेली में एक नौकरानी का नहीं बल्कि एक बिंदनी का दर्जा दिया जाए। रुक्मी रणवीर की बड़ी बिंदनी है, इसीलिए इसे भी गायत्री और पद्मा की तरह
बड़ी बिंदड़ी होने का मान मिलना चाहिए। मान सिर्फ बड़ा होने से ही ना मिले है मासा, कर्म भी बड़ा होना जरूरी है। रुक्मणी ने जो इस घर के साथ धोखा किया है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कल जो गायत्री ने किया उसके बाद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। धोखा तो गायत्री ने नहीं, चंचल ने दिया था। गायत्री तो मैंने बाहर जाने से मनाही कर रही थी, रास्ता चंचल ने दिया था। गायत्री को नीचा दिखाने का आज तक तन्ने एक मौका भी ना छोड़ा। हर बार अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचती रही, पर हर बार मैंने थारी करतूतों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि थारे को एक न एक दिन समझ आ जाएगी। पर घृणा और स्वार्थ ने थारे को इतना गिरा दिया कि तन्ने मासा को जानबूझकर इस दलदल में धकेला। तन्ने इतना भी ना सोचा कि सच सुनकर अगर मासा को कुछ हो जाता तो क्या होता। तूने आज इस हवेली की मर्यादा को लांघकर धोखा दिया है चंचल, और अब ठाकुर भंवर सिंह थारा भी न्याय करेगा। इस हवेली और हम सबको धोखा देने के जुर्म में जो सजा मदन सिंह की बेटी रुक्मणी को मिली है वही सजा थारे को भी भुगतनी होगी। थारे को ये हवेली छोड़कर मैंने मासा को जानबूझकर छांट दिया। हमारे को मालूम आप हमेशा हमारे कोई दोस्त थे, पर वैसा नहीं है जैसा इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास, एक प्यार करने वाला भी, एक जिम्मेदार बेटा। फिर आप ही बताइए कि सिर्फ एक गायत्री को नीचा दिखाने के लिए मैं मासा को उस सच का सामना करने दूं जिससे मासा की जान भी जा सके। और आपरी गायत्री तो हमेशा यही चाहे कि वो सबकी नजरों में महान बनी रहे। अब गायत्री को बीच में काहे घसीट रही हो? क्योंकि आप वो ना देख सके जो हमारे को दिख रहा है। षड्यंत्र मैं नहीं, गायत्री रच रही है, वो भी रुक्मी को साथ लेकर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जाने कि उसे मासा की शय। हमारी एक बात गांठ बांध लेना, अब धीरे धीरे इस घर में गुटबाजी शुरू हो जाएगी। एक गुट में वो दुखियारी हालात की मारी गायत्री और उसकी नई चेली रुक्मी, और दूसरे गुट में इस घर की सारी औरतें। आपकी तरह हमारी रगों में भी राजपूतों का खून। हमारा मन जाने कि मैंने जो किया सही किया, बाकी आपकी मर्जी। तुम मारे को दो राह से सही रास्ते पर जाने की सलाह देवे हो, तो फिर जब थारे पे इल्जाम लगा तो तूने मारे को क्यों नहीं कहा कि मैं गलत हूं? बोलो गायत्री। मैं बींद और बींदड़ी के झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी, और आप ही तो कहो हो ना कि अंत भला तो सब भला है। हाँ, शायद तारी बात ठीक है गायत्री। मासा ने रुक्मणी के बारे में जो कहा है उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मासा की खातिर रुक्मणी को हवेली में वापस ले आए,
अभी उसे बींदड़ी बनाकर उसे अधिकार नहीं दे सकते। उन अधिकारों की जिसकी वो हकदार हो तब भी नहीं। रुक्मणी भी हमारी तरह हेड़ी की बींदड़ी कहलाकर अपना जीवन बिता लेगी। रणवीर के साथ हुए 7 फेरों के बदले रुक्मणी को हमारी तरह रणवीर की बड़ी बींदड़ी कहलाने का मान भी नहीं मिलेगा। मैं अठे थारे बारे में बात करने आया हूं, रुक्मणी के बारे में नहीं। बात तो एक ही है ना ठाकुर साहब, रुक्मणी और महारा भाग तो एक ही है। की कर रही है? काई काट रही है तस्वीरें? मैंने रुक्मी जीजी की तस्वीर से कोरसा को काट दिया है और अब वो हमारे दोस्त भी ना है। अरे ये तस्वीर काई फेंक रहा है? तो कुंवर सा आटे बैठा है और मैं थारी खेत में बाट देख रहा था। तूने कहा था ना हल जोतने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने रुक्मी जीजी और रसाल जीजी की बहुत याद आवे। बाबू चलो ना हवेली चलते हैं। अरे गेला हो गया है के बिना न्योते के हवेली ना जा सके। यह बात तू ना समझेगा। अच्छा एक काम कर, ये पिसा ले और अपनी जीजी को फोन कर ले। हुकुम छास। अरे जीजी आओ ना। रुको, मेरे जूते साफ कर दो। छाछ दो। हेलो, मैंने रुक्मी जीजी से बात करनी है। हाँ एक मिनट, गीसू का फोन है। गीसू कैसा है तू? आज थारे को जीजी की याद आई? याद तो रोज आ रही जीजी, पर बापू ने आज पैसा दियो इसलिए मैंने फोन किया। मैंने रुक्मी जीजी से बात करनी है। हाँ जीजी लो गीसू से बात करो। एक मिनट, तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहां से। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? रुको जीजी, ये मारा भी कमरा। जीजी लो बात कर। जीजी लो। कैसा है? अब आप चिंता ना करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबू के साथ खेतों में काम करने लगा हूँ। अब देखना, मैं हर साल फसल उगाकर आपको पैसा भेजूंगा और आपको हवेली में काम करने की जरूरत ना पड़ेगी।
फोन दो। अंग्रेजी पीने का मजा ही अलग है पण किस खुशी में? मैंने दिवाकर की जमीन बेच दी पूरे 40 लाख में। क्या हुआ मामू साहब? भांजे, थारे को कितनी बार समझाया है कि दीवारों की भी कान होते हैं और इस हवेली की दीवारें तो देखती भी है भांजे, देखती भी है। किसी को पता चल गया कि मैं चुपके तेरे साथ जश्न मना रहा हूं तो थारे साथ मारा भी लेट्स गो हो जाएगा। जीजोसा ने बिलासपुर की फैक्ट्री चलाने का काम तेरे को बड़े भरोसे के साथ सौंपा है। उन्हें जरा भी भनक पड़ गई कि तू बिलासपुर के किसानों की जमीन बेचकर पैसा कमा रहा है तो खड़े खड़े तेरी जायदाद रणवीर के नाम पे हो जाएगी। रणवीर के नाम पे सारी जायदाद हो जाएगी और मैं देखता रहूंगा। मामू साहब, आपने दीप सिंह को अब तक पहचाना नहीं। भांजे यूं बोल कि तन्ने रणवीर को नहीं पहचाना है। देखा नहीं कल वो मासा के सामने रसाल का हाथ कैसे पकड़ रहा था? भांजे, प्लान तो ये था कि रणवीर ठुमरी की संगत में शराब में डूब जावे और इसका उल्टा ही हो रहा है। वो एक ब्याहता की जिंदगी जीने का प्रोग्राम बना रहा है और वो भी खुद की मर्जी से। ब्याहता का जीवन तो आजकल मैं भी बिताने लगा हूं मामा साहब, और जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक पापा हमारे से बिलासपुर फैक्ट्री के बारे में पूछने वाले तक नहीं है। समझियो? समझियो। लेट्स गो। तो मारे को बच्चा बना दिया। थारे को मारे से भी लंबी उम्र मिले। अरे मासा भाई साहब, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज मैं सारे परिवार के सामने थारे को बिलासपुर वाली फैक्ट्री तोहफे में देता हूं। अरे भाई साहब, जन्मदिन मुबारक हो। तो फिर आज ये तोहफा थारा मारा कहीं कर रहा है मेघ। अठे जो कुछ भी है हम दोनों का है और उसके बाद हमारे बच्चों का है। थारा बड़ा भाई हूं, थारे ऊपर अधिकार है, इसलिए तोहफा थारे को दे रहा हूं। अब इसे एहसान का रूप देकर मैंने छोटा ना पड़ा। नहीं भाई साहब, मने गलत ना समझो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी तो दीप ने संभाली है ना। अब उसके हाथ से ये छीन कर आप मारे को जिम्मेदारी दे रहे हो तो। अरे छीन कर कहा है? थारे को ये लागे है कि दीप हमारे फैसले से खुश ना है? तो काका साहब हो दीप के। क्यों दीप? काका साहब, अगर आप फैक्ट्री का कामकाज संभालोगे तो हमारे को बड़ी खुशी होगी। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी काका साहब। और जो रणवीर ने काम शुरू किया होता और आपको काम सौंप दिया होता
फिर भी आप इतना संकोच करते? हमारे में और रणवीर में फर्क है क्या? अरे दीप, मेघ, आज ही जाओ और अपने हाथों से फैक्ट्री में बन रही नींव पर नारियल फोड़ कराओ। आज ही क्या है पापा साहब? आज तो काका सा का जन्मदिन है। आज का इन्हें धूप में दौड़ा रहे हो आप। आज रहने दो, मैं खुद इन्हें ले जाऊंगा 1-2 दिन में। नहीं दीप, आज ही जाओ, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेघ, अगर आज ही जाना है तो जल्दी जाकर सूरज ढलने से पहले आ जा। आज तेरा जन्मदिन है और आज रात की होली की पूजा मैं थारे हाथों से करवाना चाहूँ हूँ। ठीक है मासा। अरे भाई, कोई मेघ का मुंह तो मीठा कराओ। अरे कमल, जाओ जाकर मिठाई लेकर आओ। जी मासा, अभी लाती हूँ। अरे वाह, आज तो तुम हमारे से भी जल्दी तैयार हो गए। हमारे को भी आपके साथ खेत में चलना है, बहुत काम करना है, बहुत सा पैसा कमाना है। छोरे, जाने से पहले तुझे कुछ खाना ना है? इतनी उतावल काहे दिखा रहा है? अरे अभी तो तू बस 2 गज का है, थारी पूरी उम्र पड़ी है कमाने वास्ते। नहीं, हमारे को बहुत जल्द बहुत सा पैसा कमाना है और हवेली भेजना है रुक्मी जीजी के लिए। बाबले, हवेली की चिंता तू ना कर। हवेली के पास तो इतना पैसा है कि थारी जीवन भर की कमाई भी कम पड़ जाएगी। जी, इनके पास इतना पैसा है, तुम्हारी जीजी को क्यों रुला रहे हैं? क्यों उनको नौकरानी बनाकर रखा है? क्या बात है रे? थारी जीजी ने थारे को कुछ बताया? जब से कल से फोन करके आया, ऐसा ही उदास चेहरा बना के जाने क्या बोल रहा? अरे बता तो सही कि थारी जीजों से क्या बात हुई? अरे छोरे, सब ठीक हो जाएगा। जा, थारे वास्ते अंदर नाश्ता परोसा। बच्चों का मन रखना कितना आसान हो है। काश मारे को भी विश्वास हो जाता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सब कुछ ठीक ही तो है। 10 साल का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया है, और उसी घर में उसकी जीजी को नौकरानी बना करके रखा है। वो तारा को ठीक लगे? ये बात तो मुझसे मत ही कहो जी। उस छोरी का तो भाग ही ऐसा है। अब अपने कर्मों का दोष रुक्मी के भाग पर मत थोप। रसाल उस घर में राज कर रही है, इसी में थारे मन की सारी खुशी है। वरना थारे कालजे में रुक्मी के लिए कितना प्रेम है मैं सब जानू। अब तड़की मारे से बहस में ना उलझना। छोटे से छोरे का कालजा अपनी जीजी के लिए रोए, और तू माँ होकर के पानी ना फूटे थारी आंख से। अरे रोटी तो लेते जाओ। आज छोटे ठाकुर साहब का जन्मदिन है। वो माने ना माने, पर हमारे लिए तो वो हमारे ससुर सा ही है ना। जैसे हमारे बापू, वैसे ही वो। इसलिए आज मैं उन्हें अपने सबसे प्यारे कान्हा भेंट करूंगी। सिर्फ मुस्कुराने से कुछ ना होगा, उन पर अपनी कृपा बनाए रखनी होगी आपको। फिर देखना, गुड़ चीनी की जगह मोतियों का भोग लगेगा आपको। अब के छोटे बच्चों की तरह हमारे जन्मदिन पर हमारे को सजा धजा कर पाठशाला भेज रही। हमेशा हर जगह छोटे ठाकुर साहब बनकर जाते थे, आज पहली बार मालिक बन के जा रहे हो तो रोब दिखाने की बात तो जरूरी है ना। फैक्ट्री अभी शुरू नहीं हुई है कब?
जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन होएगा उस दिन करना ना ये सब। आज तो मंडे देर हो गई, या फिर भाई साहब से कह दूं मैं कि आज मैं बिलासपुर नहीं जाने वाला, क्योंकि मारी बींदनी मारे लिए कपड़ा नहीं चुन पा रही। मारे को ताना मारने की जरूरत ना है, कभी तो मन ने मारे मन की कर लेने दिया करो। इन दोनों में से कौन सा पहनना? अरे थारे मन की करनी है तो फिर मारे से पूछ क्यों नहीं? जो थारे को पसंद है दे दो। ये पहन लीजो और जल्दी तैयार हो जाना, वरना फिर सब कहेंगे कि हमारी वजह से देर हो गई। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए दही चटाने के लिए लेके आती हूँ। छोटे ठाकुर साहब, क्या है? जन्मदिन मुबारक हो छोटे ठाकुर साहब। थारे को किसने बुलाया? किसी ने नहीं, घर में सबने आपको कुछ ना कुछ भेंट दी है। हमारा भी मन किया कि अब तू घर वालों का मुकाबला करेगी? ना ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ आपको शुभकामनाएं देना चाहूँ, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। कान्हा आपको लंबी उम्र दे। रख दे वहां और तू जा। कम से कम आज के दिन तो मुंह फैलाकर मत बैठो। आज पापा का जन्मदिन है, शाम को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। चौक पर गांव के सभी लोग होंगे और सब इस हवेली की नई बींदी को देखना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। देखो रसाल, मैं तुम्हें यह तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस इतना ख्याल रखना कि हवेली की मान मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और ये बात अपनी जीजी से भी कह देना, मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। तुम गांव में चिट्ठियां लिखती थी ना, तब तो तुम्हारा लेख बहुत साफ होगा। देखो अंदर पापा के लिए एक तोहफा रखा है जन्मदिन का, उस पर अपना और मेरा नाम लिख देना। देखो मैं नहीं चाहता कि इस कमरे की बातें चार दीवारी के बाहर जाए। चलता हूं। क्या जरूरत थी राजा हरिश्चंद्र बनने की? हमारे लिए तो आप और काकासा एक जैसे हो। बिलासपुर वाली फैक्ट्री काकासा को दे दो, मैं समझूंगा हमारी मेहनत का सच्चा कदरदान मिल गया है। अब आगे क्या करना ये मन ने बताओगे या यूं ही मारे को ताना देते रहोगे? मने थारे पे गुस्सा आ रहा है भांजे। अरे जीजोसा से थोड़ा टाइम मांग लेता, 8-10 महीनों में फैक्ट्री तैयार हो जाती। झूठ झूठ बोल देता, फैक्ट्री तैयार होते ही मैं काकासा को सौंप दूंगा। कम से कम ये तलवार तो नहीं लटकी होती। उस दिन तो बड़ी शेखी बगा रहता, अब क्या करेगा? वो क्या बंटा था। अब थारा काका साहब बिलासपुर पहुंचकर ही दम लेगा और बटे जाकर देखेगा कि दूर दूर तक फैक्ट्री का कोई निशान ही नहीं है, तो थारा भी दूर दूर तक कोई निशान नहीं बचेगा, समझो? लगता है काका साहब को बिलासपुर जाके ही समझाना पड़ेगा। सच में बापू का फोन है? बात करके देख लो। बापू। रुक्मी बेटा, बेटा कैसी तू? मैं अच्छी हूँ बापू।
बेटा, आज पहली बार मने लागे है कि तू भी औरों की तरह से झूठ बोल पाती तो शायद अच्छा होता। शायद थारा झूठ सुनकर के मारे मन को तसल्ली तो मिलती, क्योंकि बेटा थारा सच सुनने की अब मारे में और हिम्मत ही ना है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो बाबू? मैं सच में बहुत खुश हूं, और रसाल भी। कुंवर सा ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बींदनी स्वीकार किया है बाबू। हाँ, अच्छा है। ये सुनकर के कम से कम थारी माँ तो खुश होएगी। और आप बाबू, आप खुश ना हो? जो हुआ है वो अच्छा ही तो हुआ है बापू। और फिर अठेमन ने उस कुमार सिंह का डर तो ना है ना? और आप भी तो अपने खेतों में हल जोत सको हो। अरे बेटा, न जाने कैसा भाग्य है हमारा। जब जमीन ना थी तो बेटी का एहसान लेकर जी रहा था। अब जमीन मिल गई है तो भी बेटी का एहसान ही लेकर जी रहा हूं। अपनी बेटी को यह आशीर्वाद भी ला दे सकूं हूं कि बेटा बेटा तू खुश रहे, सुखी रहे। आप हमारी चिंता ना करो बापू, मैं अठे ठीक हूं। आप अपना ध्यान रखना और माँ और केसु को मारा प्यार देना। अब मैं फोन रखूं। घड़ी खमा हुकुम। गोपाल जी हुकुम। फैक्ट्री का काम कैसे चल रहा है? फैक्ट्री ठाकुर साहब, अठे तो पिछले 2 महीने से कोई काम नहीं चल रहा है। ठाकुर साहब खड़े, जा खुर्ची उर्ची ले और सुन, छाछ का प्रबंध कर। काका साहब, तन्ने भाई साहब से झूठ काहे बोला? बोलना तो नहीं चाहता था काका साहब, बन के करता। अगर पापा साहब को पता चल जाता कि अटे फैक्ट्री का काम शुरू नहीं हुआ तो तू ऑफिस से इतना पैसा ना उठा सकता। काका साहब, आपने अपनी आंखों से देख लिया, जमीन बंजर है, मैं क्या करता? पर मैंने ऑफिस से जो पैसे लिए, ये देखिए, सारे कंकर पत्थर हटाकर जमीन साफ करवा दिया। 50 लाख में? अठे ये काम करने के वास्ते 2-2 कौड़ी में मजदूर मिल जाते हैं। ऐसे कितने मजदूर लगवाए थे? 50 लाख? भाई साहब ने इस फैक्ट्री का जिम्मेदार मारे को बनाया है, और मारे को पाई पाई का हिसाब चाहिए। बेवकूफ, इस गोपाल के बच्चे ने बई का हथियार ठे रखे हुए। काका साहब, थारे ऊपर भरोसा करके भाई साहब ने बहुत बड़ी भूल की है। वो तो समझ रहे हैं कि उनका लाडला घना जिम्मेदार हो गया हुआ है अचानक, और तुम तो जिम्मेदारी की आड़ में
चोरी कर रहे हो हैं? फैक्ट्री खड़ी करना तो दूर की बात, अपने ठाकुर होने का रौब झाड़कर गरीब किसानों के गंवारपन का फायदा उठाकर तुम उन्हें ठग रहे हो। उनकी जमीनें बेचकर खा गए। किस हक से तने किसानों की जमीनें बेच दी? क्या पट्टी पड़ाई तने आसपास के किसानों को हैं? ये कहा कि तुम उनके जमीन के एवज में फैक्ट्री के हिस्सेदार बनाओगे, उस फैक्ट्री के जो कभी खड़ी ना होने वाली है। ये जमीन तो उन किसानों की मां हो गई है और तूने उनकी मां को ही बेच दी हो। काका साहब, ये सब मैंने फैक्ट्री वास्ते किया। आपको क्या लगे कल को अगर फैक्ट्री का दायरा बढ़ाना हो तो ये किसान हमें जमीन वापस देंगे? तो इससे थारे को हक मिल गया उनकी जमीनें बेच देने का? अरे तो फैक्ट्री का दायरा बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले फैक्ट्री तो शुरू की होती। पर नहीं, ऑफिस का सारा पैसा तो खा गए, साथ में किसानों की जमीनें भी खा गया। तो क्या गलत किया मैंने? पैसा कमाना गलत हो गया क्या? पैसा कमाना गलत ना हुए, लेकिन नाजायज तरीके से पैसा कमाना सिर्फ गलत ही ना है, जुर्म भी है। काका साहब, प्यार जंग और धंधे में सब कुछ जायज हो गया। इस फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी भाई साहब ने मारे सुपुर्द की है और मारे धंधे में सब कुछ सिर्फ जायज ही नहीं, कानूनन भी होवेगा। मैं थारे को 48 घंटे की मोहलत देता हूं। जिन जिन किसानों की जमीनें बेची हैं, उन्हें उनके कागजात वापस मिल जाने चाहिए और उन जमीनों को बेचकर जो पैसा कमाया है उसे भरकर ऑफिस का नुकसान भी पूरा हो जाना चाहिए। जे ऐसा ना हुआ तो थारी सारी करतूतों का चिट्ठा मैं भाई साहब के सामने खोल दूंगा।